A very good morning to all of you. Welcome you all in class 12 economics. So as you know that in the last class we have started the new chapter of your macroeconomics, that is excess demand and the deficient demand. So in the last class we have already discussed about the introduction of this chapter, as well as we have discussed meaning of the excess demand, or excess demand is also known as the inflationary gap. So we have discussed the meaning of the excess demand. Next we have discussed about the causes of the excess demand and the impact of the excess demand on the economy, right? So till here we have already discussed in the last class. In today's class we are going to start the new concept or the topic, that is meaning of the deficient demand, or deficient demand is also known as the deflationary gap. Okay, so let us discuss this topic. So let's get started. आज का दैट इज मीनिंग ऑफ द डेफिशिएंट डिमांड और डिफ्लेशनरी गैप. जो कंसेप्ट हम लोग ने लास्ट क्लास में पढ़ा था एक्सेस डिमांड और इन्फ्लेशनरी गैप, उसका जस्ट ऑपोजिट है, कुछ भी नहीं है, जस्ट ऑपोजिट. उसमें क्या हो रहा था, डिमांड हमारी बढ़ रही थी ना, इसमें डिमांड हमारी क्या होगी, कम होगी एज कंपेरिजन टू दी सप्लाई. सो द टॉपिक इज मीनिंग ऑफ deficient demand और deflationary gap. deflationary gap, ठीक. meaning of deficient demand और deflationary gap. so deficient demand refers to a situation. जो डेफिशिएंट डिमांड होता है वो उस सिचुएशन को बताता है व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज शॉर्ट ऑफ द एग्रीगेट सप्लाई करस्पॉन्डिंग टू द फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी. ठीक है, एक डेफिशिएंट डिमांड. अब यही इसके टर्म से ही समझिए, जो डिमांड है वो डेफिशिएंट हो रही है, मतलब कम हो रही है. किसके पर्सपेक्टिव में, एज कंपेरिजन टू दी सप्लाई. टोटल सप्लाई जितना भी इकोनॉमी में हो रही है. फॉर एग्जाम्पल जो सप्लाई है चॉकलेट की, एक जो डेयरी मिल्क की जो सप्लाई हो रही है वो कितनी हो रही है, 50 यूनिट्स हो रही है, बट जो डिमांड है चॉकलेट की वो 80 है. तो यहाँ पे देखिए सप्लाई क्या हो गई, कम हो गई है एज कंपेरिजन टू दी डिमांड ऑफ दी चॉकलेट. सो यहाँ पे डिमांड क्या हो गया, कम हो गया. सो हियर AD इज लेस देन दी AS. AD क्या है, वो लेस देन है AS से. दैट मीन्स एग्रीगेट सप्लाई क्या है, वो ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू एग्रीगेट डिमांड करस्पॉन्डिंग टू द फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी. करस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट. देखिए हमेशा इकोनॉमी में जब भी हम लोग पढ़ेंगे इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी गैप, तो जो भी फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है उसके बियॉन्ड क्या बनेगा, इक्विलिब्रियम बनेगा. ऐसा नहीं कि इक्विलिब्रियम बनेगा ही नहीं, इक्विलिब्रियम तो बनना है ही. इक्विलिब्रियम की सिचुएशन कहाँ पे हो जाएगी, जहाँ पे AD कर्व, जब भी पॉइंट की बात हम करते हैं कि कहाँ पे इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम की वही सिचुएशन हो जाएगी जहाँ पे दो कर्व एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं. जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट आपका क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम का पॉइंट होता है, और उसी को ब्रेक इवन भी कहते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे AD क्या हो रहा है, इज लेस देन दी करस्पॉन्डिंग टू दी फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी. और हम लोग ये भी कह सकते हैं दैट एक्चुअल AD इज लेस देन रिक्वायर्ड डिमांड. मतलब कि जो एक्चुअली में डिमांड है कमोडिटी की वो रिक्वायर्ड AD से कम हो गई है. ठीक है, मतलब कि एक्चुअल AD क्या है, इज लेस देन द रिक्वायर्ड AD. ठीक, एक्चुअल AD मतलब जो डिमांड है कमोडिटी की, एक्चुअल जो है डिमांड वो क्या हो गई है, इट इज़ दी लेस देन दी रिक्वायर्ड AD. जितनी डिमांड होनी चाहिए उससे क्या हो गई है, वो कम हो गई है. सो दिस इज एक्चुअल AD इज लेस देन दी रिक्वायर्ड AD. फिर कह रहा है डिफ्लेशनरी गैप रेफर्स टू अ सिचुएशन टू द डेफिशिएंट डिमांड. डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है, वो किस सिचुएशन को बताता है, वो ये सिचुएशन को बताता है कि इकोनॉमी में क्या है, डेफिशिएंट डिमांड है. ठीक है, तो ये सिचुएशन हो रही है. डिफ्लेशनरी गैप किसकी सिचुएशन होगी, डेफिशिएंट डिमांड की. ठीक है, कि जब एक्चुअल AD जो है, एक्चुअल AD समझ गए ना, एक्चुअली में जो AD है और जितना हमें AD डिमांड की ज़रूरत थी
उन दोनों के बीच में क्या होता है, गैप हो जाता है और एक्चुअल एडी जो है वो कम हो जाता है जितना रिक्वायर्ड है। रिक्वायर्ड अगर फॉर एग्जांपल डिमांड हमें 80 है, ठीक है, 80 की रिक्वायरमेंट है डिमांड की, बट लोग कितना डिमांड कर रहे हैं, बस 60 डिमांड कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, अब रिक्वायर्ड एडी ज़्यादा हो गया एज कंपेरिजन टू एक्चुअल एडी, मतलब कि सप्लाई ज़्यादा हो गया है एज कंपेरिजन टू डिमांड ऑफ द कमोडिटी। सप्लाई यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है और डिमांड यहाँ पे कम हो रहा है। तो ये भी क्या है, ये भी डिसइक्विलिब्रियम का पॉइंट है। इसलिए है क्योंकि यहाँ पे इक्विलिब्रियम की सिचुएशन वही होगी जहाँ पे डिमांड क्या होगा, वो सप्लाई के इक्वल होगा। बट इन दिस केस यहाँ पे क्या हो रहा है, एडी क्या हो रहा है, एडी इज लेस देन द एग्रीगेट सप्लाई करस्पॉन्डिंग टू द फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। कि इकोनॉमी में क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट के करस्पॉन्डिंग क्या है, डिमांड क्या है, कम हो रही है एज कंपेरिजन टू दी सप्लाई एंड एक्चुअल एडी इज लेस देन दी रिक्वायर्ड एडी। तो डिफ्लेशनरी गैप क्या है, ये क्या किसकी सिचुएशन बताता है, इट सेज अबाउट द सिचुएशन ऑफ द डेफिशिएंट डिमांड। डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन बताता है एंड इट इज़ द शॉर्टफॉल इन द एग्रीगेट डिमांड फ्रॉम द लेवल रिक्वायर्ड टू मेंटेन फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये शॉर्टफॉल बताता है किसका, एडी का, एग्रीगेट डिमांड का, फ्रॉम द लेवल रिक्वायर्ड, जो भी लेवल रिक्वायर्ड है टू मेंटेन, क्या मेंटेन करने के लिए, फुल एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में मेंटेन करने के लिए जो डिमांड हो रही है कमोडिटी की वो क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, अब एक नेक्स्ट स्टेप आपको पता है क्या होता है, इसका डायग्राम होता है। डायग्राम जैसे इन्फ्लेशनरी गैप का हम लोग बनाते हैं, जस्ट ऑपोजिट इसका बनेगा। सेम जो हम लोग पहले हमेशा बनाते आए हैं, इन सारी चीज़ों में अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक्स एक्सिस पे क्या लेते हैं, इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। वाई एक्सिस पे लेते हैं एटी एंड एएस। सो इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे लेंगे एडी एंड ऑब्लिक एएस, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। सेम कंसेप्ट, वही चीज़। एग्रीगेट सप्लाई कर्व क्या है, वो इट विल स्टार्ट फ्रॉम द ऑरिजिन, वो ऑरिजिन से स्टार्ट होगा। क्यों ऑरिजिन से स्टार्ट होगा, क्योंकि वो 45 डिग्री लाइन होती है। 45 डिग्री लाइन क्या शो करती है कि जो भी एक्स एक्सिस पे लिया है और जो भी वाई एक्सिस पे लिया है बोथ आर इक्वल टू द ईच अदर। तभी तो एग्रीगेट सप्लाई को हम लोग क्या कहते हैं, इनकम भी कहते हैं। ठीक है, तो ये ऑरिजिन से स्टार्ट हो गया, दैट इज ए एस। नेक्स्ट हम लोग क्या है, एडी कर्व बनाएंगे। एडी कर्व कभी भी कैन नेवर एवर स्टार्ट फ्रॉम द ऑरिजिन, वो ऑरिजिन से स्टार्ट नहीं होता है बिकॉज उसमें कंजप्शन होता है एंड कंजप्शन कैन नेवर एवर बी ज़ीरो वेदर द इनकम इज़ ज़ीरो और नॉट। अगर हमारी इनकम ज़ीरो है, हम कुछ भी इनकम नहीं है हमारी, तो भी हमारे कभी भी कंजप्शन क्या है वो ज़ीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, नहीं हो सकता है, तो इसलिए ये कर्व क्या करेगा, इसको इंटरसेक्ट करेगा, दैट इज एडी ज़ीरो। हमें दो पॉइंट को शो करना है, एडी ज़ीरो, दिस इज एक्चुअल एडी, एक्चुअल। बट यहाँ पे बात हो रही है डेफिशिएंट डिमांड की और डिफ्लेशनरी गैप की, जहाँ पे क्या हो रहा है कि एक्चुअल एडी क्या हो जा रहा है, इस एक्चुअल एडी इज लेस देन दी रिक्वायर्ड एडी। ठीक है, एक्चुअल एडी क्या हो जा रहा है, रिक्वायर्ड एडी से कम हो जा रहा है। Wait a minute. So this is the point of the equilibrium, AS, AD. ठीक है, ये क्या हो रहा है, this one is required and this is actual. ठीक है, वो ऑपोजिट लिख गया था। ठीक है, ये क्या है, रिक्वायर्ड है। इस एडी की हमें रिक्वायरमेंट है एट दी पॉइंट ई, जहाँ पे कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज दी पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, उसको हम लोग इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो यहाँ पे है, ये क्या है, ये सिचुएशन क्या होगी, दिस इज द सिचुएशन ऑफ एम, अ पॉइंट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट की एक कंडीशन है। फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन वही होती है कि जहाँ पे इफ अ पर्सन इज एबल एंड विलिंग टू डू वर्क एंड दे गेट द जॉब एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट।
कि जो भी वेज रेट एग्जिस्ट कर रही है इकॉनमी में, उस वेज रेट पे जो पर्सन है, इंडिविजुअल है, वो रेडी है काम करने के लिए, एंड दे आर ऑल्सो टू मच विलिंग टू डू दी वर्क, बिकॉज उनको क्या है, कहीं ना कहीं इनकम जनरेट करना है। उस केस में क्या होगा कि ये पॉइंट ई इज़ द पॉइंट ऑफ द इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं दैट इज AD0 एंड द रिक्वायर्ड AD0 और AD1। क्या कह रहा है कि एक्चुअल AD इज लेस देन द रिक्वायर्ड AD। हमें चाहिए डिमांड इतनी होनी चाहिए, बट इन रियलिटी डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है। तो जब कम होगी तो कर्व विल फॉल डाउनवर्ड, कर्व क्या हो जाएगा, वो डाउनवर्ड हो जाएगा। फिर यहाँ पे पॉइंट E1 लेंगे, दैट इज, या तो E2 ले लेते हैं इसको, E2 देन M2, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग ने 2 पॉइंट E और इसको भी एक नेम मेंशन कर देते हैं, दैट इज F, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो द गैप बिटवीन द एक्चुअल AD एंड द रिक्वायर्ड AD, जो गैप है किसके बीच का, एक्चुअल AD और रिक्वायर्ड AD के गैप, बीच के गैप को ही हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज डिफ्लेशनरी गैप और डेफिशिएंट डिमांड। तो यहाँ पे अगर हम लोग को कैलकुलेट करना है, दैट इज डेफिशिएंट डिमांड विच इज इक्वल टू दी एक्चुअल AD माइनस रिक्वायर्ड AD। एक्चुअल AD में से रिक्वायर्ड AD माइनस करेंगे तो यहाँ पे देखिए EM माइनस FM, क्या बचा, EF। EF क्या है, ये सिचुएशन, यही क्या है आपका डिफ्लेशनरी गैप है, ठीक है। सो दिस इज योर डायग्राम। इसका ऑब्जर्वेशन देखिए, इन द डायग्राम एट पॉइंट E पे क्या है, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू द एग्रीगेट सप्लाई। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ द फुल एम्प्लॉयमेंट। सो इफ एग्रीगेट डिमांड फॉल्स टू 82, अगर एग्रीगेट डिमांड 80 से फॉल हो जा रहा है 82 पे, सो देन देयर इज अ डेफिशिएंट डिमांड इन द इकॉनमी। तब इकॉनमी में क्या हो रहा है, डेफिशिएंट डिमांड हो रहा है। द डिफरेंस बिटवीन 80 और 82 के बीच का जो डिफरेंस है, इन दोनों, अगर हम लोग बोलते हैं ना अगर जो दो कर्व है, ये इस कर्व के बीच का जो ये गैप है, दो ये डिमांड के बीच का जो ये गैप है, उसी गैप को क्या बोलते हैं, डेफिशिएंट डिमांड और दी डिफ्लेशनरी गैप। तो फिर सेम चीज़, रिक्वायर्ड AD में से एक्चुअल AD माइनस कर देंगे, रिक्वायर्ड आपका EM माइनस FM, इसको इधर लिख दीजिएगा, रिक्वायर्ड माइनस AD एक्चुअल AD। सो EM माइनस FM बचा कितना, दैट इज EF इज द डिफ्लेशनरी गैप और द डेफिशिएंट डिमांड। सो पॉइंट E2 इज द पॉइंट ऑफ द, मैंने बोला था कि E2 पॉइंट, ये जो पॉइंट है इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम का ही पॉइंट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी AD कर्व AS कर्व को इंटरसेक्ट कर रहा है, बट करस्पॉन्डिंग टू द फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ द रिसोर्सेज, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है कि इस पॉइंट पे क्या है, जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं इकॉनमी में, उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। मतलब लोग काम करने वाले तो बहुत ज़्यादा लोग हैं, बट उन्हें काम मिल नहीं रहा है। जब लोगों के पास काम नहीं होगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होगी, तो उनके पास इनकम नहीं होगा ना। जब मेरे को कोई काम नहीं है तो मेरे पास कोई इनकम भी नहीं है। जब इनकम नहीं होगी तो लोगों के पास एक्सपेंडिचर करने की इतनी कैपेबिलिटी नहीं होगी। जब कैपेबिलिटी नहीं होगी, कंजप्शन एक्सपेंडिचर होगा नहीं, प्रोडक्शन होगा नहीं, वो अपने कंजप्शन को फुलफ़िल करेंगे ही नहीं, तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा, तो इकॉनमी क्या है, पूरी हैम्पर्ड हो जाएगी, ठीक है। तो ये सिचुएशन बताता है आपका डेफिशिएंट डिमांड। तो पॉइंट E2 इज ऑल्सो द पॉइंट ऑफ द इक्विलिब्रियम, ठीक है। बट अंडर एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज का यहाँ पे अंडर एम्प्लॉयमेंट हो रहा है, मतलब जितने रिसोर्सेज हैं उनका भी प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। सो दिस गैप को हम लोग क्या बोलते हैं, अंडर एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज। देखिए अब डायग्राम अगर आपको एग्जाम में आता है तो यू हैव टू मेंशन ईच एंड एवरी पॉइंट, ठीक है। आपको मेंशन करना पड़ेगा कि ये पॉइंट क्या कह रहा है, ये पॉइंट। तो प्रॉपरली अगर डायग्राम अच्छे से बनता है, उन्हीं डायग्राम को हम अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं, ठीक है। अगर प्रॉपर डायग्राम ही नहीं बना है, कोई भी पॉइंट मेंशन ही नहीं कि ये पॉइंट क्या बता रहा है, तो ये पूरा क्या होगा, इनकम्प्लीट होगा। एंड यू हैव टू ऑल्सो राइट लाइक दिस कि रिक्वायर्ड AD माइनस एक्चुअल AD पूरा शो करके बताना पड़ेगा कि ये जो EF है वही EF क्या है, दिस इज द पॉइंट ऑफ द डिफ्लेशनरी गैप।
वही याद करिए जब इन्फ्लेशनरी गैप में पढ़ रहे थे तो एक्चुअल एडी क्या था, वो ज़्यादा हो जा रहा था रिक्वायर्ड, मतलब एक्चुअली में डिमांड बहुत ज़्यादा हो जा रही थी एज़ कंपेरिजन टू दी सप्लाई ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, फिर कह रहा है हाई इन दिस डायग्राम AD0 is the desired AD curve corresponding to the full employment and AD2 is the actual AD, ये actual AD है corresponding to the under employment, वहाँ पे full employment हो रहा है बट यहाँ पे under employment of the resources। so AD2 indicates deficient demand level in the economy, जो AD2 है वो deficient demand economy में है वो बता रहा है। when equilibrium is at point E2, जब equilibrium point कहाँ पे है, at E2 पे है, implying अंडर एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, जहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी रिसोर्सेज हैं उनका अंडर एम्प्लॉयमेंट हो रहा है, मतलब जितना एम्प्लॉय होना चाहिए वो उतने भी एम्प्लॉय नहीं हो रहे हैं, और वही जो गैप है वही जो अंडर एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज यू कैन सी फ्रॉम M2 M2। ये पॉइंट से आप देख सकते हो कि देयर इज अंडर एम्प्लॉयमेंट ऑफ द रिसोर्सेज, राइट। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज द कॉजेज ऑफ द डेफिशिएंट डिमांड, कि अब ये डेफिशिएंट डिमांड हो तो रहा है इकॉनमी में, तो इसके पीछे वैलिड रीज़न क्या होगा, क्यों ये इकॉनमी में हम लोग बात कर रहे हैं कि दैट देयर इज़ अ डिफ्लेशनरी गैप और द डेफिशिएंट डिमांड। अब आप लोग एक चीज़ को क्या करिए, कंपेयर करिए, हम लोग सीधे कंपेयर कर सकते हैं कि लास्ट हम लोग ने पढ़ा था कॉजेज ऑफ द इन्फ्लेशनरी गैप, इन्फ्लेशनरी गैप और एक्सेस डिमांड के कॉजेज क्या क्या थे, कि जो भी हम लोग AD के कंपोनेंट्स पढ़े थे, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एज वेल एज दी एक्सपोर्ट एंड दी इम्पोर्ट, ये सारे क्या हो रहे थे, कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रहे थे। आपको पता है जैसे ये सारी चीज़ें इंक्रीज़ होंगी, इंक्रीज़ होने का मतलब है कि लोगों के पास इनकम होगी ही तभी ये सारी इंक्रीज़ हो रही हैं। जब इंक्रीज़ हो रही होगी तो लोगों की डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई तो उस पर्सपेक्टिव में हो नहीं पा रही है, तो उस केस में क्या हो जाता है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, इट लीड्स टू द एक्सेस डिमांड और द इन्फ्लेशनरी गैप इन द इकोनॉमी। सो द टॉपिक इज हियर दैट इज कॉजेज ऑफ द डेफिशिएंट डिमांड, कॉजेज ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। तो पहला कॉज हो गया आपका दैट इज increase in the consumption expenditure, increase in consumption, sorry, decrease in the consumption expenditure। here we are talking about deficient demand ना, तो यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा कि कंजप्शन एक्सपेंडिचर, कि लोगों के पास अगर इनकम ही नहीं है, मेरे पास जॉब ही नहीं है, तो उस केस में मेरा जो कंजप्शन पे एक्सपेंडिचर है वो कम होगा कि ज़्यादा होगा, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा ना। जब मेरे पास पैसा नहीं है तो व्हाट आई विल परचेज इन दैट केस, तो मेरा जो कंजप्शन पे एक्सपेंडिचर हो रहा था वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसकी वजह से डिमांड भी क्या हो रही है, कम हो रही है। नेक्स्ट है आपका दैट इज डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जो इन्वेस्टमेंट पे एक्सपेंडिचर हो रहा था, प्रोड्यूसर्स एंड एज वेल एज द इन्वेस्टर्स जो एक्सपेंडिचर कर रहे थे किस पे, इन्वेस्टमेंट पे, वो कम हो रहा है, जिसकी वजह से जब एक्सपेंडिचर हो नहीं रहा है, इन्वेस्टमेंट हो नहीं रहा है, तो कोई भी प्रोडक्शन प्रोसेस नहीं होगा, प्रोडक्शन प्रोसेस नहीं होगा तो किसी को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा तो इनकम जनरेशन नहीं होगा, इनकम जनरेशन नहीं होगा तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के लायक नहीं होगा, इसलिए क्या हो रहा है, इकॉनमी में डेफिशिएंट डिमांड हो जा रहा है। नेक्स्ट है दैट इज डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है किस पे, कंस्ट्रक्शन पे, ठीक है, कंस्ट्रक्शन पे एक्सपेंडिचर करती है और बहुत सारे लॉ एंड ऑर्डर पे एक्सपेंडिचर करती है, एडमिनिस्ट्रेशन पे एक्सपेंडिचर करती है। तो बट गवर्नमेंट क्या करी, अपने एक्सपेंडिचर को कम कर दी है। जब कंस्ट्रक्शन करती, जब कहीं पे इन्वेस्ट करती गवर्नमेंट, तो कहीं ना कहीं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट होती, जॉब होती, बट यहाँ पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर नहीं रही है तो लोगों को जॉब नहीं मिल रही है, जॉब नहीं है तो पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का, वो कोई भी इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगा, एंड दस इट लीड्स टू दी डिक्रीज इन डिमांड एज कंपेरिजन टू दी सप्लाई, कि डिमांड क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी एज कंपेरिजन टू दी सप्लाई। लास्ट वन इज दैट इज डिक्रीज इन एक्सपोर्ट। एकदम सिंपल सा है, यू डोंट नीड टू बी सो मच कंफ्यूज्ड। एक्सेस डिमांड मतलब एक्सेस होना, एक्सेस कब होगा, जब सब कुछ इंक्रीज करेगा। डेफिशिएंट डिमांड मतलब डिमांड कम होना, वो कब होगा, जब सब कुछ
डिक्रीज होगा। डिक्रीज इन एक्सपोर्ट का मतलब कि हमारी कंट्री में अब एक्सपोर्ट क्या हो रहा है, वो कम हो रहा है, मतलब हम कंट्री से कुछ भी गुड्स को बाहर नहीं भेज रहे हैं। जब हम बाहर नहीं भेजेंगे तो हमारे को पैसा फॉरेन एक्सचेंज, जो फॉरेन करेंसी होती है, आपको पता है फॉरेन करेंसी जैसे डॉलर हो गया, यूरो हो गया, पाउंड हो गया, रेनमिंबी हो गया, युआन हो गया, ये सारे क्या हैं, फॉरेन करेंसी है ना, फॉरेन एक्सचेंज। ये एक चैप्टर है, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये सब जब मिलेगा नहीं हमारी कंट्री को, पैसे जनरेट होंगे नहीं, तो पीपल का ऑटोमेटिकली जो डिमांड है वो कम हो जाएगा। सो दस इट विल लीड टू दी डेफिशिएंट डिमांड और द डिफ्लेशनरी गैप। नेक्स्ट जो है वो है आपका, दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पैक्ट ऑफ द डेफिशिएंट डिमांड ऑन द इकॉनमी। कि इकॉनमी में इस डेफिशिएंट डिमांड का इम्पैक्ट क्या होगा। उसमें हम लोग ने देखा था, जब इम्पैक्ट किसका पढ़ा था, इन्फ्लेशनरी गैप का पढ़ा था और एक्सेस डिमांड का पढ़ा था। तो उसमें देखा था कि क्या हो रहा था कि एम्प्लॉयमेंट पे कोई भी अफेक्ट नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि ऑलरेडी इकॉनमी में फुल एम्प्लॉयमेंट था, तो वहाँ पे कोई और एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो सकता था। जब और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगा, तो जब एम्प्लॉयमेंट हो नहीं रही है तो आउटपुट में भी कोई चेंज नहीं होगा। आउटपुट भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है तभी तो आउटपुट का प्रोडक्शन बढ़ता है, तो आउटपुट भी प्रोडक्शन नहीं हो रहा था। सब कुछ वो दोनों क्या थे, कांस्टेंट ही थे। नेक्स्ट क्या था, प्राइस के साथ देखा, जब कोई भी चीज़ चेंज नहीं हो रही थी तो पूरा प्रेशर किस पे आ गया, प्राइस पे, क्योंकि डिमांड कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है और सप्लाई उतना हो नहीं रहा है। तो यहाँ इस केस में क्या कर देंगे, अगर प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे, प्राइस अगर बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तो डिमांड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो उस केस में क्या करते हैं, प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वो उससे क्या होता है, इकॉनमी में इन्फ्लेशन आ जाता है। ठीक है, अब हम लोग ये किसका पढ़े थे, ये हम लोग पढ़े थे इन्फ्लेशनरी गैप का। अब जा रहे हैं पढ़ने हम लोग किसका, इम्पैक्ट ऑफ द डेफिशिएंट डिमांड, कि डेफिशिएंट डिमांड का इम्पैक्ट क्या होगा। Next, put down the heading, that is impact of deficient demand. देखिए इसका इम्पैक्ट हम लोग वही सेम एम्प्लॉयमेंट पे देखेंगे, आउटपुट पे देखेंगे एंड प्राइस पे देखेंगे। ठीक है, इन सारे पे देखेंगे। तो देखिए कह रहा है कि एज द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉल्स इन एन इकॉनमी, आपने देखा कि जो इन्वेस्टमेंट है वो इकॉनमी में क्या हो गया है, फॉल कर गया है। सो द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो डिक्रीजेस। अब जब प्रोड्यूसर्स, इन्वेस्टर्स क्या हैं, वो इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ही वो लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, जो भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट हो रही थी वो भी नहीं होंगी, क्योंकि कोई भी एम्प्लॉय तो तभी होगा ना जब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी। बट यहाँ पे आप लोग देखें कि कॉज उसका क्या था कि इन्वेस्टमेंट में कम हो गया है, डिक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो उस केस में कोई भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी जनरेट नहीं होंगी। जब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं जनरेट होंगी, देयर बाई कॉजिंग अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकॉनमी। उससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट इकॉनमी में क्या होगी, उसकी केस होगी केस ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट, है ना, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया तभी तो डिमांड भी कम हो गई है ना। जब लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट होती तो लोगों के पास इनकम आती, जब इनकम आती तो लोग डिमांड करते। बट उस केस में क्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट होने का मतलब है कि कोई डिमांड करेगा ही नहीं। नेक्स्ट है दैट इज़ इम्पैक्ट ऑन आउटपुट। आउटपुट पे क्या इम्पैक्ट होगा, जब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट नहीं हो रही हैं, किसी को काम मिल नहीं रहा है, तो आउटपुट पे का आउटपुट जो भी गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो भी क्या होंगे, नहीं होंगे। तो देखिए कह रहा है ड्यू टू फॉल इन इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, कि इन्वेस्टमेंट भी फॉल हुआ एज वेल एज एम्प्लॉयमेंट भी फॉल हुई, सो द आउटपुट ऑल्सो टेंड्स टू फॉल। सो फॉल इन आउटपुट, आउटपुट भी क्या हो गया, फॉल हो गया। देखिए हर चीज़ होती है, सबसे ज़्यादा आपको पता है हम लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा है ना कि सारी चीज़ें इट्स डिपेंड ऑन द प्राइस, प्राइस पे ही डिपेंड होता है, अबाउट द डिमांड सप्लाई। अब देखिए एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट पे कोई भी चीज़ नहीं हुआ, ये लोग तो आराम से अच्छे से शांति से थे, बट यहाँ पे देखो पूरा प्रेशर किस पे आएगा, प्राइस पे आएगा। तो कह रहा है एज देयर इज एक्सेस सप्लाई इन द इकॉनमी, इकॉनमी में क्या है, सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गई एज कंपेरिजन टू द डिमांड,
सो देन द प्राइस टेंड टू डिक्रीज। अब क्या है, जब सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गई है तो उस केस में क्या है, जो प्राइस है वो क्या कर गई है, फॉल कर गई है, क्योंकि इकॉनमी में बहुत ज़्यादा आप लोगों ने एग्जाम्पल देखा होगा, ये देखा होगी जब ओवर प्रोडक्शन हो जाता है किसी भी चीज़ का, एक बार अनियन का हो गया या कोई भी वेजीज का, कोई भी वेजिटेबल्स ले लेते हैं या कुछ भी ले लेते हैं, जब ओवर प्रोडक्शन हो जाता है मार्केट में बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसकी प्राइस क्या होने लगती है, कम हो जाती है, क्योंकि लोग, ऐसा तो है नहीं कि अब टोमेटो बहुत चीप हो गया तो अब हम लोग हर टाइम बस टोमेटो ही खाएंगे, नहीं भैया, अब तो बहुत एकदम सिंपल सा है, बहुत इसका जो रेट है वो बहुत कम हो गया है तो बस अब टोमेटो नहीं, मेरी जितनी नीड होगी हम उसी के अकॉर्डिंग खाएंगे ना। तो एक्सेस सप्लाई हो रही है, अगर सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गई है तो प्राइस पे इसका इम्पैक्ट क्या होगा, दैट देयर विल डिक्रीज इन प्राइस, प्राइस क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी, और जैसे ही प्राइस इकॉनमी में कम हो जाती है इट लीड्स टू डिफ्लेशन, जस्ट ऑपोजिट टू द इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का जस्ट ऑपोजिट होता है डिफ्लेशन। कैसे, कि जो भी जनरल प्राइस लेवल है, प्राइस जो है कमोडिटी की, वो क्या हो जाती है, फॉल कर जाती है, एक्चुअल एडी और रिक्वायर्ड एडी के बीच में डिफरेंस हो जाता है, और जिसकी वजह से क्या हो जाता है, डिफ्लेशनरी गैप आ जाता है। डिफ्लेशनरी गैप कि एक्चुअल एडी, जो एक्चुअल एडी है इज़ लेस देन द रिक्वायर्ड एडी, अब उन दोनों के बीच के गैप को ही हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्लेशनरी गैप कहते हैं। और डिफ्लेशनरी गैप किसकी वजह से आता है, ओनली बिकॉज ऑफ द डिफ्लेशन। सो दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ द डेफिशिएंट डिमांड, की जब डिमांड हमारी इकॉनमी में कम हो जाएगी तो एम्प्लॉयमेंट क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टमेंट कर नहीं रहा है। जब कोई भी इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट करेगा नहीं, प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट करेगा नहीं, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट होंगी ही नहीं, क्योंकि अगर किसी को काम ऑफर ही नहीं किया जा रहा है, मुझे काम मिल ही नहीं रहा है, तो मेरे को एम्प्लॉयमेंट कहाँ से जनरेट होगी ना। ये तो इंडिविजुअल की बात की है, बट जब पूरी टोटल डिमांड, टोटल इकॉनमी में बात करते हैं, होल इकॉनमी में, तो क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट होगा। आउटपुट क्या है, जब किसी को काम मिल नहीं रहा है, ठीक है, जब किसी को कोई काम ही नहीं मिल रहा है तो आउटपुट का प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा, एकदम फॉल कर जाएगा, कुछ प्रोड्यूस नहीं होगा। प्राइस पे क्या होगा, पूरा प्रेशर किस पे आता है, प्राइस पे आता है। एंड यू नो दैट देयर इज एक्सेस सप्लाई इन द इकॉनमी, इकॉनमी में सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गई एज कंपेरिजन टू डिमांड ऑफ द कमोडिटी, तो प्राइस क्या होगी, फॉल करेगी, और प्राइस का फॉल होने का मतलब है डिफ्लेशन इन द इकॉनमी। सो दिस इज all about the inflationary gap और the deflationary gap, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका टॉपिक है कि सिंपली बताया है कि डिफरेंस किसके बीच में, एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड के बीच का डिफरेंस। मुझे जहाँ तक लगता है कि आपको ये समझ में आ ही गया होगा, फिर भी इसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो डिफरेंस कह रहा है एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड का मीनिंग तो एकदम ही सिंपल सी थी ना, कि क्या था, एक्चुअल एडी, सॉरी, एडी इज मोर देन दी एएस, किस केस में, एक्सेस डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड के एडी इज लेस देन दी एएस, ठीक है। कह रहा है, मीनिंग देखते हैं, इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन एडी इज इन एक्सेस ऑफ द एग्रीगेट सप्लाई। ये सिचुएशन एक्सेस डिमांड की वो होती है जब एडी क्या है, वो ज़्यादा हो गया है एज कंपेरिजन टू द एएस करस्पॉन्डिंग टू द फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। वहीं अगर हम लोग डेफिशिएंट डिमांड की बात करते हैं तो डेफिशिएंट डिमांड में क्या हो जाता है, एडी इज लेस देन दी एएस करस्पॉन्डिंग टू दी फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। सो एक्सेस और डेफिशिएंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, एडी इज मोर देन एएस एंड हियर एडी इज लेस देन एएस, ठीक है। फिर कह रहा है एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट पे इसका इम्पैक्ट क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट पे इसका इम्पैक्ट ये होगा दैट इट रिप्रेजेंट ओवरफुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, ओवरफुल हो गया है ना, मतलब जितने की ज़रूरत थी उससे ज़्यादा लोग क्या हो गए हैं, एम्प्लॉयड हो गए हैं। डेफिशिएंट डिमांड में क्या होगा, अंडर एम्प्लॉयमेंट, मतलब जितने की ज़रूरत थी उससे कम लोग क्या हो गए हैं, कम लोग एम्प्लॉयड हुए हैं, एम्प्लॉयमेंट को पाया है। तो ओवरफुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ द रिसोर्सेज, जो भी आपको पता है ना कि एज अ ह्यूमन को भी हम लोग एज अ रिसोर्स लेते हैं। आप लोगों ने ऑलरेडी ये चैप्टर में पढ़ लिया है, किस चैप्टर में, ह्यूमन कैपिटल वाले चैप्टर में, इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। तो ओवरफुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ द रिसोर्सेज, और यहाँ पे जो भी एम्प्लॉयमेंट हो रहा है रिसोर्सेज का वो क्या है, अंडर एम्प्लॉयमेंट। फिर कह रहा है जनरेशन ऑफ गैप। अब जो भी गैप, ये कौन सा गैप को जनरेट करता है, इन्फ्लेशनरी गैप को करता है, क्योंकि इन्फ्लेशन आ जाता है ना इकॉनमी में। इकॉनमी में इन्फ्लेशन आने का मतलब दैट इंक्रीज इन दी जनरल प्राइस लेवल। इसमें क्या होता है, डिफ्लेशनरी गैप हो जाता है। डिफ्लेशनरी गैप मतलब कि
क्यों होता है डिफ्लेशनरी गैप? ओनली बिकॉज ऑफ डिफ्लेशन। डिफ्लेशन क्यों होता है? बिकॉज जो प्राइस लेवल है वो फॉल कर रही है। फिर कह रहा है इफेक्ट ऑन आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड प्राइस, कि एक्सेस डिमांड का जो इफेक्ट है आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट और प्राइस पे क्या होगा? तो कह रहा है इट लीड्स टू नो चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, ओनली प्राइस टेंड टू राइज। कि आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड प्राइस पे इम्पैक्ट क्या होगा? तो जब हम लोग देखते हैं आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट में, तो यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं होगा, नो चेंज, क्योंकि ऑलरेडी इकॉनमी में ओवरफुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है, हम इससे ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय नहीं कर सकते हैं। फिर पूरा प्रेशर किस पे आता है? प्राइस पे, और प्राइस क्या हो जाती है? वो इंक्रीज़ कर जाती है, और प्राइस इंक्रीज़ करती है तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन आता है। सेम चीज़ अगर इसमें बोलते हैं डिफ्लेशनरी गैप, तो इसमें भी क्या है कि द लेवल ऑफ आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, प्राइस टेंड्स टू फॉल। इसमें क्या है? प्राइस, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, ये सब कुछ क्या हो जाता है? वो फॉल करने लगता है। ठीक है। फिर है कॉजेज़, कि अगर हम लोग बात करते हैं कि किसकी वजह से एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड हो रहा है, तो इसके लिए कह रहा है एक्सेस डिमांड अराइजेज ड्यू टू इंक्रीज इन द मनी सप्लाई। मनी सप्लाई आप लोगों ने ऑलरेडी चैप्टर में पढ़ लिया है मनी में, कि मनी सप्लाई क्या होता है कि टोटल सप्लाई इकॉनमी में कितनी हो रही है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में कितनी मनी सप्लाई इकॉनमी में हो रही है उसको बोलते हैं हम लोग मनी सप्लाई। ठीक है। तो अगर हम लोग बात करते हैं एक्सेस डिमांड में, एक्सेस डिमांड के केस में क्या होता है कि जो भी मनी सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है। इकॉनमी में बहुत ज़्यादा मनी सप्लाई हो रही है, मतलब लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा हो रहा है। इन द केस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड दैट देयर इज डिक्रीज इन द मनी सप्लाई, मनी सप्लाई डिक्रीज हो रही है, तभी तो हम लोग बात करें कि लोगों की डिमांड कम हो गई है। जब लोगों के पास पैसा ही होता तो वो डिमांड नहीं करते कमोडिटी का, करते ना। तो इस केस में मनी सप्लाई क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, और इस केस में मनी सप्लाई क्या हो रही है? फॉल हो रही है। नेक्स्ट इसका एक डायग्राम के साथ एक डिफरेंस बताया है, जहाँ पे एडी, एक्चुअल एडी क्या है वो ज़्यादा हो जा रहा है, और नेक्स्ट में क्या है? एक्चुअल एडी कम हो जा रहा है, जो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं।